इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सुरेश मलकानी जी को बुलाना चाहूँगा। वो आप लोगों को टेम्परामेंट के ऊपर बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में टेम्परामेंट बहुत अहम चीज़ है। अगर टेम्परामेंट आप लोग सेलेक्ट करके रेमेडी देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। नेगेटिव, पॉजिटिव और टेम्परामेंट, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं, इनका ध्यान रखना होता है। डॉक्टर सुरेश मलकानी जी। धन्यवाद कपिल सिंह जी, मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया। साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पेशेंट को डायग्नोज करने के कई सारे तरीके हैं। अगर हमने पेशेंट को सही तरीके से डायग्नोज कर लिया, उसको बीमारी कोई भी हो, वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और इलेक्ट्रोपैथी में पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो एक देखने दिखाने लायक हैं। ऐसा नहीं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी से पीछे नहीं है। और मेरा पूर्ण विश्वास है इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत की नहीं, आने वाले समय में पूरी दुनिया की नंबर 1 पैथी होगी। क्योंकि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है पूर्ण रूप से हर्बल है, हानि रहित है, तत्काल प्रभावकारी है, जो कि 114 प्लांट से तैयार की गई 38 मेडिसिन हैं। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत है कम्प्लेक्सा कम्प्लेसिस करेंट्यूर है, समानता से समानता का समान सिद्धांत। बैलेंस करना, कोई बीमारी बढ़ी है या कोई घटी है, उसको बैलेंस करना इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मूलभूत सिद्धांत है। और मैं आज आपको प्रैक्टिस में आने वाले किस तरीके से हमें इसको डाइल्यूशन को तैयार करना है, किस तरह में पेशेंट को डायग्नोज करना है, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जब पेशेंट आपका चल के आता है तो उसको देखिए उसकी चाल कौन सी है, किस तरह चलता हुआ आ रहा है। क्योंकि चलने का तरीका भारत देश के अंदर किसी का सबसे पहले पंजा जमीन पर ज़्यादा लगता है, किसी की एडी जमीन पर ज़्यादा लगती है। आप उससे डायग्नोज कर सकते हैं कि किस टेम्परामेंट का है। अगर पेशेंट की एडी जमीन से ज़्यादा लग रही है जब वो चलता है तो पेशेंट लिम्फेटिक है, यानी रस प्रकृति का है। अगर पेशेंट का पंजा आगे लग रहा है तो पेशेंट सैंग्वाइन है। लिम्फेटिक पेशेंट की जो मुख्य औषधि है हमारी S1 है, सैंग्वाइन की हमारी A3 है। जब पेशेंट आपके क्लिनिक के अंदर एंट्री करता है उसी टाइम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट लिम्फेटिक है या सैंग्वाइन है। किसी पेशेंट का एडी साइड से रखी जाती है, किसी पेशेंट का पंजा आगे साइड से रखा जाता है। आप अपना जूता या चप्पल निकाल के चेक कर सकते हैं कि आपका एडी ज़्यादा घिस रही है या पंजा ज़्यादा घिस रहा है। अगर आपकी एडी ज़्यादा घिस रही है तो आप लिम्फेटिक हैं। आपको लिम्फेटिक से होने वाली बीमारियां, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहेगा, जुकाम खांसी रहेगा। ठीक है, आपने कुछ नहीं सोचना, आपने डायग्नोज करना है, उस पेशेंट को S1 देना है। अगर किसी का एडी ज़्यादा घिस रही है, पंजा ज़्यादा है, वो रक्त प्रकृति का है, सैंग्वाइन है, उसको आपने A3 देना है। और अगर पेशेंट का मिक्स है, मिक्स का मतलब टेम्परामेंट, उसका एडी साइड से घिस रही है या तिरछापन है, तो उसको आपने F1 देना है। इन 3 फार्मूले का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक आपको विशेष फार्मूला बता देना चाहता हूँ। अगर आपके पेशेंट समझ भी नहीं आ रहा पेशेंट को क्या बीमारी क्या नहीं, आपने उसको सबसे पहले मैं आप टेम्परामेंट की बात करूँगा। दूसरा देखने का तरीका है पेशेंट की पल्स देखकर। पल्स द्वारा हम उसकी गहराई तक, कहाँ से उसकी बीमारी शुरू हुई है, उस बीमारी तक पहुँच सकते हैं। पल्स देखने का तरीका आपने पहले भी सुना होगा। जो पहले वैद्य हकीम हुआ करते थे वो वात पित्त कफ की तीनों नब्ज पर देखकर पेशेंट को बता दिया करते थे कि पेशेंट को क्या बीमारी है। ऐसे ऐसे भी वैद्य हुआ करते थे जो धागे से भी देखकर बता दिया करते थे। ऐसे भी पहले वैद्य हुआ करते थे जो यूरिन को देखकर ही दूर से बीमारी बता दिया करते कि पेशेंट को क्या क्या बीमारी है। क्योंकि कफ की खराबी से क्या होगा, पित्त की खराबी से क्या होगा और वात की खराबी से क्या बीमारी होती है। अगर हम टेम्परामेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जोड़ें तो ये और छोटा कर दिया गया है।
यहाँ सिर्फ रक्त और रक्त की नब्ज देखनी है। पल्स हमारे हाथ में, अगर पेशेंट राइट साइड में है तो आपने राइट साइड से देखना है, राइट साइड की 2 उंगली से पल्स को डायग्नोज करना है। डॉक्टर मेसी जी आप आएंगे प्लीज। अगर आपने पल्स देखकर पेशेंट के बिना पूछे उसकी सारी बीमारी बता दी तो पेशेंट 50% वहीं ठीक हो जाता है, क्योंकि दवाइयाँ साइकोलॉजिकल काम करती हैं। सबसे पहले दवाई पे विश्वास करना जरूरी होता है। जिस डॉक्टर ने पेशेंट को बता दिया कि आपको ये दिक्कत है, उसका 100% विश्वास उसी टाइम जुड़ जाएगा कि डॉक्टर साहब ने मेरी बीमारी पकड़ी है, मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं राइट साइड से पेशेंट को डायग्नोज कर रहा हूँ, यहाँ से 1 इंच नीचे, आप सिर्फ दोनों उंगली खड़ी करके चेक कीजिएगा, ठीक है, राइट। अगर हमने ये देखा है इस तरह, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारी मिडल फिंगर है। अगर इंडेक्स फिंगर पे पेशेंट की पल्स ज़्यादा बोल रही है तो पेशेंट सैंग्वाइन है, यानी रक्त प्रकृति का है। इंडेक्स फिंगर के नीचे पल्स ज़्यादा बोल रही है तो पेशेंट लिम्फेटिक है। दवाई मैंने आपको बता दी थी, रस और रक्त में इससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और इससे कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती है, ये आप डायग्नोज तुरंत कर सकते हैं। आपने उस टेम्परामेंट की मेडिसिन देनी है, ठीक है, राइट। समझ आया कुछ? आप इसे रोज प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। क्योंकि पल्स देखने का तरीका एक है कि हमारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। जब हम पेशेंट देख रहे होते हैं, पल्स पे हमारा ध्यान, पूरा ध्यान पल्स पे होना चाहिए। हम जो बोलते जाते हैं, पेशेंट हाँ करता रहता है कि हाँ डॉक्टर साहब यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। यह है पल्स देखने का एक सच्चाई का तरीका, ठीक है। डॉक्टर साहब बैठिए। और पल्स देखने में आप संपूर्ण वो हो सकते हैं, प्रैक्टिस मतलब अच्छे बन सकते हैं अगर आप पल्स देखना शुरू करेंगे। पेशेंट को क्या बीमारी क्या नहीं है, ऐसे ऐसे चिकित्सक देखें जो इलेक्ट्रोमैथी में 100 इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं। पेशेंट आता है, उनकी पल्स डायग्नोज करते हैं, पल्स डायग्नोज करते ही पेशेंट कहता है सर मुझे ये भी है, ये भी है, ये भी है। वो कहते हैं ठीक है, सुन लिया, ठीक है, चलिए चलिए आगे, क्योंकि उनके पास इतना रस होता है। डॉक्टर कटारिया हैं पंजाब के अंदर, जो जिनकी ओपीडी 150, 200, 300 तक की पर डे होती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भीड़ होती होगी। वो सिर्फ पल्स देखते हैं और पेशेंट कहता रहता है कि मुझे ये है, ठीक है देख लिया, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं। वो सिर्फ टेम्परामेंट देखते हैं, किस टेम्परामेंट का है, उसी की दवाई सेलेक्टेड कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कमाल है, ठीक है। मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई, कौन कौन सी? S1, A3 और F1। S1 हमारी यूनिवर्सल मेडिसिन है, A3 हमारी ब्लड की मेडिसिन है, ठीक है, और F1 हमारी न्यूरो पे काम करती है। आपका कहना है तीनों दवाई सबको दे दो? दे सकते हैं, बिल्कुल दे, आंख बंद करके दे सकते हैं। और साथ में L1, आपको एक मैं फार्मूला बता देना चाहता हूं। S1, A3, L1 खाना खाने से पहले हर कोई ले सकता है। S1, L1, A3 ये एक पेटेंट फार्मूला है। पेशेंट को कोई भी बीमारी हो वो काम करेगी। डाइल्यूशन हमेशा न्यूट्रल लीजिए, यानी D5, हमेशा D5 लीजिए। D5 लेने से क्योंकि वो बैलेंस में रहेगा, ठीक है। और अगर लगता है कुछ दिन देने से पेशेंट को कोई बीमारी आराम नहीं आ रहा तो D6 में चले जाइएगा। और जब पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है, दवाई एकदम कभी बंद नहीं करनी है। इलेक्ट्रोपैथी में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। D6 में लेकर आइएगा, पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर D5 आइए, D4 पर आके पेशेंट की दवाई बंद करनी है। अगर D5 पे आके पेशेंट की दवाई बंद करेंगे, उसको दोबारा दिक्कत नहीं होगी। सर आपने F1 नहीं इसमें जोड़ा, आपने S1 बोला सर? S1, L1, A3 बताया जी, F1 नहीं उसमें डाला। नहीं इसमें F1 नहीं है। अच्छा तो दूसरा हाँ, इसमें F1। ये 3 फार्मूले जो हैं हमारे रस और रक्त पे तीनों पे काम करेंगे, ठीक है ना। और खाने के बाद, ये खाने से पहले फार्मूला है, खाने के बाद S10 हर पेशेंट को दीजिएगा, क्योंकि S10 हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है, मेटाबॉलिक सिस्टम पर काम करती है। 15-15 ड्रॉप 3 बार खाने के बाद।
जी। बनाने में जो बता रहे हैं साहब, S5 मतलब कि 5 फिफ्थ डाइल्यूशन बनाना है, तो 3 दवा की कौन बताएंगे, कितना फार्मूला बताइए तो कुछ आप में से, ये तो बता देंगे बाद में, आप लोग बताइए। अभी मैं आपको ड्रॉप डाइल्यूशन बनाना भी बताऊंगा, ठीक है, अगर सर ने टाइम दिया तो, ठीक है। और अभी हमने पेशेंट को चाल से देखा था, उसको हम फेस से भी देख सकते हैं, उसका फेस कैसा है। जो लिम्फेटिक पेशेंट होगा उसकी नाक की हड्डी ये उठी होगी, ध्यान रखना। जो सैंग्वाइन पेशेंट होगा उसके यहाँ पुल नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन हड्डी होगी, आप अपने अपने नाक पे देख सकते हैं। अभी चेक करके बताऊंगा, ठीक है। जो सैंग्वाइन पेशेंट होगा उसको गुस्सा हल्की हल्की बात पर आएगा, हल्की सी बात पे गुस्सा आ जाएगा। जब आप पेशेंट को, आपने पल्स देखी, उसका चेहरा देख लिया, उसकी चाल देख ली, तो आप पेशेंट की उसकी आदतें उसको बता सकते हैं। पेशेंट जब उसकी आदत बताएंगे ना, बड़ा खुश होता है। डॉक्टर साहब आपको कैसे पता चला? क्योंकि सैंग्वाइन वाले का गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी खत्म होता है। कुछ पल के लिए गुस्सा आएगा, कुछ पल के लिए खत्म। लेकिन जो लिम्फेटिक पेशेंट का गुस्सा होता है, पहले तो उसको गुस्सा आएगा ही नहीं। अगर गुस्सा उसको आ गया तो उसको गुस्सा जाएगा ही नहीं, जो होगा वो करके रहेगा। सैंग्वाइन पेशेंट डिसीजन तत्काल लेता है, कोई भी कार्य करना है उसका फैसला तुरंत होता है, मुझे करना है तो करना, चाहे काम बिगड़े चाहे सुधरे। जो लिम्फेटिक पेशेंट होता है वो बहुत सोच समझ के, औरों से पूछ के ये करूं ना करूं, तब वो कार्य करता है। दोनों में विचारों में काफ़ी कुछ है, वैसे इसके गहराई तक बहुत जा सकता है, समय कम है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताना चाहूँगा, ठीक है। आपने पल से देख लिया है, चाल से देख लिया है, उसके चेहरे से देख लिया है, दवाएं सेलेक्ट करना आपका काम है। ये कुछ मेडिसिन है जो आपने देनी है, ठीक है। जो मैंने अभी खाने से पहले फार्मूला बताया था, उसमें आप F1 भी जोड़ सकते हो। अगर लग रहा है न्यूरो है, डिप्रेशन में आ रहा पेशेंट लग रहा है, तो F1 भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा पहले एलोपैथी डॉक्टर जो गांव में हुआ करते थे, वो कई तरह की हरी, पीली, नीली, काली गोली दिया करते थे। उनसे पूछते थे सर ये कहेगी, अरे भाई कहेगी भी, कुछ ना कुछ तो काम करेगी। ये फार्मूला होता था, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रोपैथी में तो सेलेक्टेड मेडिसिन है, 38 मेडिसिन है, और हर ऑर्गन की भी मेडिसिन है। और दवाई बनाने का फार्मूला मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो एस ग्रुप है हमारी क्यूरिंग रेमेडी है, ध्यान रखना है, एस ग्रुप की कोई भी आपको मेडिसिन देनी है वो खाने से पहले देनी है, ठीक है। सी ग्रुप की हमारी स्ट्रक्चर मेडिसिन है, क्यूरिंग मेडिसिन है, वो हमें खाने के बाद देनी है। ये फार्मूला जरूर ध्यान रखना। S1 खाने से पहले, सी ग्रुप की मेडिसिन यानी एस ग्रुप की मेडिसिन खाने से पहले, और सी ग्रुप की मेडिसिन खाने के बाद, ठीक, राइट। इसमें हमने सबसे पहले क्यूरिंग रेमेडी लेनी है, यानी एस ग्रुप की हमने पेशेंट को डायग्नोज करना है, उसको लिवर की प्रॉब्लम है तो हमने S5 लेनी है, ठीक है। कुछ इस तरह सिलेक्शन, जब आप इस पर थोड़ी अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी भी कोशिश कीजिए, हर पेशेंट को आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, और जहाँ जरूरत पड़े न्यूट्रल भी। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, कोई बता सकता है? 5 इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें 2 पॉजिटिव हैं, 2 निगेटिव हैं, ठीक है। अगर हमें एस ग्रुप के साथ देनी है तो हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी देनी है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी है हमारे पास? ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और रेड इलेक्ट्रिसिटी। पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और रेड इलेक्ट्रिसिटी। और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है हमारे पास? ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और वाई। और न्यूट्रल कौन सी है? डब्ल्यू, राइट। तो आपने जब फार्मूला बनाना है, जब एस ग्रुप की मेडिसिन देनी है, सबसे पहले सिस्टेमेटिक मेडिसिन देनी है। दूसरे नंबर पे उसके ऑर्गन की, कौन से ऑर्गन में उसकी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है, आपको ऑर्गन की मेडिसिन लगानी है। जैसे माइंड में कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, F1 लगानी है, F1, राइट। और साथ में पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड फार्मूला आपने जो स्ट्रक्चर की मेडिसिन है, क्यूरिंग मेडिसिन है, सी ग्रुप की लेनी है, और साथ में उसके हेरिडिटरी मेडिसिन, यानी जो वंशानुगत बीमारियां होती हैं। वंशानुगत बीमारी की कौन सी मेडिसिन है हमारे पास? वैन 1।
ये हर पेशेंट को देनी है आपने, और साथ में नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। प्लस आपने पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला तैयार कर लिया है, अब तीसरे फार्मूले की बात करते हैं। तीसरा फार्मूला आपने रैपिड में बनाना है। रैपिड का मतलब पेशेंट को जल्दी जल्दी देना है या पानी में डाल के पिलाना है। जैसे किसी को लग रहा है कि इसको शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, स्वेलिंग क्यों आएगी? क्योंकि हमारा किडनी का फंक्शन ठीक काम नहीं कर रहा, शरीर में यूरिन पास नहीं हो रहा। जब यूरिन पास नहीं होगा तो स्वेलिंग आना जरूरी है ना। तो हमें यूरिन पास करने की मेडिसिन देनी है। यूरिन पास करने की हमारे पास मेडिसिन कौन सी है? C17। ठीक है, C17 को S6, C6, C17 तीनों भी हम दे सकते हैं। सिलेक्शन करेंगे पेशेंट की कंडीशन के अनुसार। जब हम C17 देने का तरीका क्या होगा, आपने अब मैं दवाई का फार्मूला आपको बताना चाहूँगा। जो C17 का जैसे रैपिड में डोज देनी है, आपने D5 बना के रखा है या D6 लिया, उसमें से आपने D6 में से अभी D6 ये फार्मूला बनाना मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे, कितना फार्मूला बनाना, कितनी ड्रॉप डालनी है। हमारे बीच में हमारे संस्था के संरक्षक रिटायर्ड कमिश्नर श्री LKS चौहान साहब आ चुके हैं। आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें। चौहान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मलकानी साहब अपना स्पीच चालू रखिए। हमारे बीच में श्री LKS चौहान जी आए हैं, उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जो हमने रैपिड डोज बनानी है, रैपिड डोज में हमने D6 की 1 लीटर पानी में 10 ड्रॉप डालनी है। D6 की 1 लीटर पानी में ओनली 10 ड्रॉप डालनी है, यानी कि उसको हाई रेजोल्यूशन बना देना है। और उसको पेशेंट को बोलना है ये पानी आपने 1 घंटे से 3 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। कैसे करना? घूंट घूंट पीकर। और पेशेंट को कम से कम पूरे दिन में 3 लीटर पानी पिलाना है। डॉक्टर साहब का कहना है रिपीटेड डोज। रिपीटेड मतलब फ्रिक्वेंटली, हाफ आवरली, 15 मिनट, इसके बाद रिपीटेड डोज। जैसे पानी में ले सकते हैं, जब भी उसको प्यास लगे 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद उसने घूंट घूंट करके उस पानी को 3 घंटे में 1 लीटर खत्म करना है। यानी पूरे दिन में 3 लीटर पेशेंट जब पानी पिएगा, पानी जाएगा, यूरिन पास होगा, टॉक्सिन शरीर के बाहर आएंगे। कोई भी दर्द का पेशेंट आता है, जैसे भी भाई बता रहे थे, डॉक्टर साहब बता रहे थे, उसमें हमें यूरिन को पास करने वाली मेडिसिन जरूर देनी है, SC, C6, C17, जिससे यूरिन पास होगा। क्योंकि दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे दर्द टॉक्सिन अंदर रहते हैं, उनको बाहर आउट करना है, तो हमें यूरिन को पास करने वाली मेडिसिन जरूर देनी है। ठीक है, तीनों चीज़ समझ आ गई। पेशेंट को देखने का तरीका समझ आया, नहीं आया, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? अगर नहीं आया तो कपिल सर से बात कर लीजिएगा या मेरे से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इस इलेक्ट्रोपैथी को बढ़ाना चाहते हैं। इस ज्ञान को, जो हमारे पास ज्ञान है, इस ज्ञान को बांटकर जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये हमारे पास रह गया तो हम वहीं रुक जाएगा। हम चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सर जी, वो जो डॉक्टर साहब आए थे, जो मम्मी की जो आर्थराइटिस की दवा की थी, तो मैंने बोला था कि S6, 17 भी लगाइए, क्योंकि जब तक कोई यूरिया नहीं निकलेगा तो पूरा खत्म हो ही नहीं सकता आर्थराइटिस। तो आप जितनी भी दवाई लगाए, लेकिन यूरिया तो निकालना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट डॉक्टर साहब ने बोला, तो मुझे याद आया। आप लोगों को बताना चाहूँगा, एडवोकेट साहब हमारे एडवोकेट के साथ साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बहुत बड़े ज्ञाता है। आप किसी भी डिजीज पे बात करेंगे इनसे तो आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को तुरंत बताएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था न्यूरो का फार्मूला, मैं न्यूरो का क्लियर कर देता हूँ। न्यूरो में सबसे पहले हमें लीवर की दवाई भी देनी है, क्योंकि हमें लीवर को भी एक्टिव करना है। हमें A3 भी देनी है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाए। हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है। मैं आपको पैरालिसिस का फार्मूला बता देता हूँ। न्यूरो में कोई भी प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस हो किसी को, 101% काम करेगा। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीजिए। S5
क्योंकि कुछ पेटेंट फार्मूले होते हैं जो हमें मिक्स करके बनाने होते हैं। P2 देंगे या P3 देंगे, पेट्रोलियम ग्रुप यानी चेस्ट के लंग्स का मेडिसिन वो देनी होगी, क्योंकि जब तक हमारा लंग्स ठीक नहीं होगा दवाइयाँ काम कैसे करेंगी, जब तक हमारा लीवर ठीक नहीं होगा काम कैसे करेंगी, हमें कुछ दवाइयाँ ऐड करनी होती हैं। ठीक है, S5 या तो P2 या P3 देंगे। P3 महिला को देंगे, ठीक है, P2 किसी को भी दे सकते हैं, महिला और बच्चों के लिए P3 होती है। और साथ में A3 देंगे और इलेक्ट्रिसिटी RE देंगे या फिर WE देंगे। अगर पेशेंट हाइपर है, जैसे संगवान पेशेंट को RE नहीं देना, वो नुकसान करेगी उसको। RE पॉजिटिव मेडिसिन है, वो बड़ा हाइपर कर देगी। अगर संगवान पेशेंट है, लिम्फेटिक के लिए रामबाण औषधि है। ये आपने पेशेंट को डायग्नोज करके देखना, ये लिम्फेटिक है संगवान है, राइट। और साथ में सेकंड जो फार्मूला होगा F1 VEN1Y, न्यूरो की मेडिसिन हो गई F1, VEN1 हेरेडिटी होगी, वंशानुगत मेडिसिन हो गई, और निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, साथ में यूरिन को पास करने वाला फार्मूला भी लगाना है, क्योंकि उसके टॉक्सिन बाहर निकालने। और C13 S1 रैपिड डोज में दे सकते हैं, अलग अलग बना के, लेकिन C13 S1 अलग अलग, क्योंकि पैरालिसिस जो होता है ना, अधिकतर लिम्फेटिक पेशेंट को पाया जाता है। संगवाइन को भी होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, S1 जरूर देनी है। और जहाँ अगर पेशेंट संगवाइन है तो उसको S1 की जगह S2 देना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको फार्मूला बता देना चाहता हूँ कि हमें डाइल्यूशन कैसे बनाना है, क्योंकि डाइल्यूशन की हमारी एक किट होती है 38 मेडिसिन की, और पहले जो पुराने चिकित्सक हैं वो तो बड़े हायर डाइल्यूशन तक जाते हैं, लेकिन हमने कुछ सीखा है, जो सीखा है उसकी बताने की कोशिश करूंगा। और मैं प्रैक्टिस करता हूं, मेरी प्रैक्टिस 99% इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज के टाइम, पहले मेरी एलोपैथी में होती थी, अब नहीं है। ठीक है, जो हमने डाइल्यूशन बनाना है, अपने पास आपने या तो 15 ml की ड्रॉप लेनी है या 30 ml की ड्रॉप लेनी है, या 100 भी ले सकते हैं। ठीक है, और ड्रॉप से सिलेक्शन करना है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें, बहुत आसान तरीका है। 15 ml की आपकी पेशेंट की 1 हफ्ते की दवाई बनती है 15 ml में, 30 ml में पेशेंट की आपकी 15 दिन की दवाई 14 दिन की दवाई बनती है। आपने D3, क्योंकि D3 की किट आप सबके पास होती है, अगर नहीं होती आप D3 की किट जरूर रखिए। भाई परमेंद्र जी हैं, वो आपको अवेलेबल करा देंगे अगर आपको D3 किट चाहिए। D3 की किट से आपने अगर फर्स्ट डाइल्यूशन बनाना है, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 डाइल्यूशन पे काम कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जब पेशेंट ठीक होकर आके कहता है पेशेंट, और इलेक्ट्रोपैथी में अप्लाई करने से बहुत जल्दी आराम मिलता है, जरूरी नहीं पीने से ही। कुछ ऐसी मेडिसिन है, पेट दर्द का पेशेंट आता है उसको अप्लाई कर दो, अप्लाई करते ही आराम आ जाए। जैसे भी भाई साहब ने बताया था फार्मूला, मैं जो फार्मूला अप्लाई करता हूँ, मैं सिर्फ S10WE करता हूँ। S10WE इस पेट पे अप्लाई की, 5 मिनट बाद पूछता हूँ क्या हुआ, आराम है? कह रहे हाँ जी आराम है। ऐसा इसका रिजल्ट मिलता है। तो हमने जो 30 ml की ड्रॉप ली है, अगर हमने यानी D3 से D4 बनाना है, D4 में 30 ml में 30 ड्रॉप डालेंगे मेडिसिन, 30 ड्रॉप। ओके, अगर 3 मेडिसिन डालनी है, तीनों की 30 ड्रॉप डालेंगे। ठीक है, अगर हमने 15 ml ली है तो उसमें 15 ड्रॉप डालेंगे, ये हमारा D4 तैयार हो जाता है, राइट। D5 में हमने 30 ml में 20 ड्रॉप डालनी है, और 15 ml में हमने 10 ड्रॉप डालनी है। ना सर, सपोज करिए कि 3 मेडिसिन एक साथ बना रहे हैं तो क्या करें? जैसे हमने 3 मेडिसिन बना रहे हैं, हमने यानी 14 दिन की पेशेंट को दवाई बना के दे रहे हैं। हमने फार्मूला सेलेक्ट किया था, यानी कि जिसको S1 देनी है, A3 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी देनी है। ठीक है, 30 ml में D4 बनाने के लिए तीनों की 30 ड्रॉप डालेंगे, राइट। हमने D5 बनाना है तो 20 ड्रॉप डालेंगे। D6 बनाना है तो 10 ड्रॉप डालेंगे। D3 की हमारा D4 D5 D6 शुरू हो गया, और प्रैक्टिस में शुरू कीजिए D5 से। अगर आपको पेशेंट समझ आ रहा है ये पॉजिटिव बीमारी नेगेटिव है, तो आप वहाँ पे अपनी मर्जी से फार्मूला सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कुछ डाउट लग रहा है वहाँ D5 से प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा। ठीक है, जो रैपिड डोज है, रैपिड डोज हमेशा D6 से बनानी है, ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो कर सकता है।
इसका मतलब समझ नहीं आया किसी के क्वेश्चन वही होता है जहाँ समझ नहीं आता। तो आपको इनका पूछे थे कि क्या है तो आप बताए नहीं, ये किस टेम्परामेंट के? सर मिक्स है। अच्छा मेरा खाली लास्ट बता दें तो मैं भी जान जाऊंगा। अब सेगवाइन है सर, सेगमेंट तो मुझे S1 नहीं लेना, S2 लेना है। S2 लेना है। अच्छा ठीक है, आपको जो चलने का वो है पंजा आगे से ज़्यादा रखा जाता होगा जूते का। ठीक है, आपका डिसीजन क्रिया है वो डिसीजन फास्ट है, कुछ करना है तो करना है। और आरी नहीं ले सकता मैं? नहीं, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। आरी और से आपके बीपी हाई जो हो जाएगा, आरी से बीपी हाई हो जाएगा। मेरा तो बीपी लो रहता है। लेकिन मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी को रेड इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अगर बीपी किसी का हाई है तो उसको हम नहीं दे सकते। मेरा बीपी 70 रहता है, लोअर वाला ना। नहीं तो आरी ले सकते हैं क्या? आरी ले सकते हैं, फिर आरी ले सकते हैं आप। ठीक है, और आपका जो खाने का टेस्ट भी होगा ना, कुछ चटपटा खाने का ज़्यादा अच्छा मन करता होगा, कोई बड़ी चीज़ें। हाँ दे सकते हैं, खाने का कुछ एक टेस्ट अलग होगा। हम मतलब कि फ्रूट ज्यादा लाइक करते हैं, फ्रूट जूस ये सब हम ज्यादा लाइक। वैसे टेम्परामेंट ना एज के अकॉर्डिंग भी चेंज होता चला जाता है, मन एज के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। शुरू में आपका मन बड़ी चटपटी चीज़ खाने को करता था, जब आप यंग उसमें एज में रहे होंगे। यूथनेस की बात अलग होती है। ठीक है साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, थैंक यू, धन्यवाद।